सभी मित्रों को नमस्कार। और विशेष करके जो प्रशिक्षण में शामिल ग्राम पंचायत सदस्य हैं उन विशेष रूप से अ, मित्रों, आपके प्रशिक्षण का आज ये दूसरा दिन है। मैं देख रहा हूँ कि जिस उत्साह के साथ आप इस प्रशिक्षण में लगे हैं और जितने जिसको कहते हैं ना दत्त चित्त हो करके बिल्कुल मनोयोग के साथ आप इसमें भाग ले रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के आपके सवाल आ रहे हैं आज, ग्राम पंचायत सदस्य का क्या महत्व है, उसका क्या प्राधिकार है, क्या उसके दायित्व है, और समितियां, ग्राम पंचायत की जो अस्थाई समितियां हैं उस पर पूरा प्रशिक्षण केंद्रित था। हमारे सामने जो प्रश्न आए, जो प्रश्न की को एक कंपाइल करके प्रस्तुत किया गया, उसमें मैंने देखा कि आज ज्यादातर सदस्यों ने जो सवाल पूछे थे वो विषय से संबंधित है। ज्यादातर सवाल जो आए हैं वो समितियों को लेकर के हैं, जो पंचायत सदस्य है उसके अधिकारों को लेकर के हैं। तो ज्यादातर आप लोगों ने वही सवाल आज की तारीख में पूछे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज अपने विषय पर आप केंद्रित रहे, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, आप लोगों को साधुवाद। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में कल ही जानकारी दी जा चुकी थी, लेकिन मैं देखूंगा कि अगर वो लगते हैं जरूरी तो उनको भी समेटने की कोशिश की जाएगी। आ, मुख्य रूप से जैसा मैंने कहा कि सदस्यों के अधिकार को लेकर के और समिति को लेकर के ज्यादातर सवाल है। तो मेरे सामने जो सवाल है उन सवालों में कुछ सवाल जो महत्वपूर्ण है, जो निश्चित रूप से जिनका जवाब आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं जो पिछले जैसे कल के दिनों पर भी जिन पर बातचीत हो गई थी, और अभी भी अगर लगेंगे तो सवालों की जा सकती है। एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण रहा, मुझे लगता है जो सारे सदस्यों ने, कई सदस्यों ने जिस चीज को पूछा, क्योंकि सामान्यतः सवाल जो है उसी के इर्द गिर्द है कि ग्राम पंचायत की बैठकें नहीं होती, ग्राम पंचायत सदस्य को जानकारी नहीं दी जाती। जब वो किसी प्रधान जी से या फिर सेक्रेटरी से जाकर के पूछता है तो उसे उलझा दिया जाता है, कुछ ऐसे बातें कह करके उलझा दिया जाता है या उसको टाल दिया जाता है और उसको जानकारी दी नहीं जाती। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं, और जो सवाल थोड़ा सा और भी संदर्भों को लिए है उसमें भी कहीं ना कहीं ये शिकायत या इस तरह की बातें व्यक्त की गई है। यहाँ पर मोटे तौर से एक बार फिर, जैसे मैंने कल आपसे चर्चा की थी और बताया था, उस तरह की चीजों को फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, ये जो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने को ग्राम पंचायत का एक हिस्सा मान करके अपने को रिएक्ट करिए, या आपका जो प्रयास हो, आपकी जो सक्रियता हो, वो ये मानते हुए हो कि ये जो गांव सरकार है, ग्राम पंचायत के रूप में जो गांव सरकार है, उस सरकार के आप हिस्से हो। ऐसा नहीं कि वो सरकार में प्रधान या सेक्रेटरी ही है और आप बाहर हो उससे, इसलिए आप उसके आधार पर आप उनसे सवाल पूछ रहे हो। एक तो ये होता है। दूसरा ये है कि जब आप उस सरकार के हिस्से हो तो स्वाभाविक है कि उसके हर निर्णय में और उसकी हर कार्यवाही में आपकी भागीदारी होनी चाहिए। वो नहीं हो रही है तो ये चिंता की बात होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी ने ये कह दिया कि मेरी कहीं पर साइन नहीं ली जाती और बिना मेरे दस्तखत से, और मैं निर्माण समिति का सभापति हूं, लेकिन मेरा कहीं हस्ताक्षर नहीं लिया जा रहा है। अब हस्ताक्षर नहीं लिया जा रहा है, इसके पीछे आपके कहने का भाव क्या है? हस्ताक्षर नहीं लिया जा रहा है अर्थात आप कहीं भी रहे लेकिन कोई आपके पास आए और कहे कि आप साइन कर दीजिए इस पर, क्योंकि इसका भुगतान, तो ठीक है, आपको लगेगा कि मेरी बड़ी वैल्यू हो गई, बड़ा ये हो गया, एक ध्वनि ये निकलती है। वास्तव में ये हस्ताक्षर नहीं लिया गया, सवाल इसका नहीं है। सवाल ये है कि समिति का जो सभापति है निर्माण समिति का, उस निर्माण समिति के सभापति का जो दायित्व है वो यह है कि जो निर्माण कार्य हो रहा है उसके साथ उसका ताल्लुक बने।
या उसके साथ उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, और सिर्फ निर्माण समिति के सभापति की नहीं, वो निर्माण समिति की बात की जाती है बार बार कि निर्माण समिति जो है वो इस काम को करेगी। कई बार मैंने आपसे कहा कि ये जो अधिकार है, ये जो प्राधिकार मिला है, वो पंचायत को मिला है, किसी व्यक्ति विशेष को, इसीलिए कमेटी को मिला है। और कमेटी फिर आपस में बैठकर तय करती है कि इस काम को कौन देखेगा, कौन से। तो सिर्फ साइन ही नहीं था, वहां तो पूरी रिपोर्ट की अपेक्षा आपसे करती है ना ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में और निर्माण समिति के बारे में कहा गया है कि वो उसका पर्यवेक्षण करेगी या उसकी मॉनिटरिंग करेगी, उसका निरीक्षण करेगी और उसको फिर वेरीफाई करेगी, ये उसके अंतर्गत है। तो वो एक्शन होगा तब जाके साइन होगा। अब वो एक्शन का प्रोसेस नहीं शुरू हो रहा है, ये चिंता का ज्यादा विषय है, बजाय इसके कि हाँ आपकी साइन नहीं हो रही है। और वो जब शुरू होगा तो निश्चित उसमें बहुत सारे गतिरोध है, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो उसके लिए एक बड़ी जिसको कहते हैं ना कि आपके स्तर पर एक विशेष तरह की जानकारी की आवश्यकता है, पूरी समझ की आवश्यकता है, आप उस पूरे सिस्टम को समझें। और उसके बाद फिर आपकी ग्राम पंचायत इस तरह एक्टिव हो कि वो कमेटियों को उस तरह के दायित्वों का जो गाइडलाइन है सरकार की, राज्य सरकार की, जो आपके अधिनियम में या नियमावली में जो निर्देश दिया गया है कि इस आधार पे कमेटी काम करेगी, उस आधार पर ग्राम पंचायत वो स्थिति क्रिएट करे कि उस स्तर पर कमेटियां काम कर सके, तब तो जाकर वो हस्ताक्षर एक अंतिम विषय बनता है। तो अभी जो चिंता है कि शुरुआत कहां से करनी होगी, सबसे बड़ा दिक्कत कहां है, दिक्कत 2-3 स्तरों पर है। पहले स्तर पर तो ये है कि जैसे आप सदस्य बने आप लोग, क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत सारे सवालों के उत्तर इसमें समाहित होंगे। आप सदस्य बने तो सदस्य बनने से पहले या पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, सदस्य के दायित्व के बारे में, पंचायत के कामकाज के बारे में पहले से आपका तो कोई ओरिएंटेशन नहीं है, पहले से आपके पास तो कोई जानकारी नहीं थी। आप सदस्य, आप कुछ करना चाहते थे इसलिए आप सदस्य बने, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग अचानक बन गए हैं सदस्य। तो ये जो सदस्य बनना हुआ हमारा, वो एक बड़ी प्रारंभिक स्थिति थी हमारी। पहली उसकी उसमें जो पहली कोशिश होनी चाहिए या होनी चाहिए, वो ये कोशिश होनी चाहिए कि हम पंचायत के कामकाज को ठीक से जान लें, हम सदस्यों के दायित्व को जान लें। अगर हम कमेटी के सभापति या सदस्य हैं तो कमेटियां कैसे काम करती हैं इसको जान लें। और आपने देखा कि आज जो आपको प्रशिक्षण की सामग्री दी गई, जो वीडियो आपने देखा समितियों के ऊपर, उसमें कोशिश थी कि बहुत विस्तार से आपको बताया जा सके, बिल्कुल एक एक कमेटी के बारे में, कमेटी का काम क्या होगा। मुझे लगता है कि शायद उसको एक बार फिर से आपको देखने की आवश्यकता है। अगर आप वो रहेगा, अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन वो आपके पास रहेगी ये वीडियो, जब तक आपका प्रशिक्षण चल रहा है, आप उसको एक बार फिर देखिएगा और अब की बार ज्यादा मनोयोग के साथ देखिएगा। वो आपके ही अपने व्हाट्सएप पर होगी, उसको आप देख सकते हैं। आप देखेंगे तो मैंने देखा है कि कम से कम 50% जो सवाल आए हैं कमेटियों से जुड़े हुए, उन सारे सवालों के उत्तर उसमें शामिल हैं। आप एक बार उसको ध्यान से देखिए। कई मतलब बहुत क्लियर कट उसमें बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। मैं कुछ संकेत के रूप में आगे आपको बताऊंगा, जो कमेटियों से रिलेटेड आपने सवाल पूछे हैं बताएंगे, लेकिन मैं फिर आपको ध्यान दिलाता हूं कि आप उसको एक बार फिर ठीक से देखिए। और जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो सवाल आप पूछ रहे थे उस सवाल का उत्तर कहीं ना कहीं उस जगह पर था। अब शुभकरण जी हैं जो उस ये जो लखनऊ का एरिया है वहां से आते हैं शुभकर्ण जी। और शुभकर्ण जी का सवाल था कि मैं सभापति हूं एक कमेटी समिति का, लेकिन मेरी बैठक नहीं होती। अब मैंने आपको कल बहुत साफ इस पर बातचीत हुई थी कि सब मीटिंग बुलाने का, कमेटी की मीटिंग बुलाने का जो निर्णय है वो सभापति का है। वैसे तो तय है महीने में एक बार होनी है उसकी बैठक, एक बार से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन कम से कम महीने में एक बार होनी है। और होनी है, उसकी तारीख जो तय होनी है वो सभापति ही तय करेगा। हाँ, कल ये भी बताया था दिक्कत कहाँ आ रही है। दिक्कत आ रही है कि सिग्नेटरी ही उन सारी कमेटियों का सिग्नेटरी भी होता है।
सिगरेटरी की उपलब्धता नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। ऐसे में मैंने आपको ये भी सलाह दी थी कि सिगरेटरी नहीं है फिर भी आप कमेटी की बैठक बुलाइए, चूंकि लेकिन उससे पहले जो उसके और बाकी 6 सदस्य हैं, अगर आमंत्रित सदस्य हैं तो आमंत्रित सदस्यों को भी, उनको भी कम से कम विश्वास में लीजिए। ये इंतजार मत करिए, आपको पता है कि आप सभापति हैं तो इस बात का इंतजार मत करिए। आप जो मेंबर्स हैं उन मेंबर्स की सूची आपके पास होगी, नहीं है तो आप पता करें वो कौन कौन सदस्य है, सदस्यों के साथ आपका संवाद होना चाहिए, कौन कौन लोग आपकी समिति में सदस्य हैं, उनकी एक बैठक तो करिए, पहले अनौपचारिक बैठक ही करिए, बुलाइए उनको, अपने साथ बैठाइए, बातचीत करिए। और ये जो आज आपका प्रशिक्षण हुआ है उसमें बहुत साफ, जिस कमेटी में आप हैं हर कमेटी के काम बहुत साफ उसमें बताए गए हैं। आप उन्हीं सवालों को लेकर बातचीत करिए आपस में, ये तय करिए कि भाई ये हम लोग ये कमेटी के मेंबर हैं, हमको ये जिम्मेदारी है, तो क्या क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत ही रचनात्मक तरीके से सोचिए उस बारे में, और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे रास्ते आप खुद निकाल लेंगे, खुद बहुत सारी समस्याओं। और जब आप 6 लोग बैठने लग जाओगे तो प्रधान जी भी इतने वो नहीं होंगे कि एकदम से वो होंगे, वो तो बड़ा अपवाद होगा कि कोई ऐसा प्रधान होगा जो इतना अकड़ करके चलेगा कि सारे मेंबर्स जो है वो बैठक करना चाहते हैं और वो भागा फिर रहा है, फिर तो ये एकदम गलत स्थिति है। और ऐसे में तो आपको दूसरे तरह के फिर कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जहां तक जानता हूं, समझता हूं कि आप अगर इस तरह से सक्रिय होंगे, और लेकिन एक विपक्ष बन करके नहीं, ये नहीं कि हम एक विरोधी के रूप में हैं और हम उनको प्रधान को अपमानित करना चाहते हैं या प्रधान के विरोध में कोई काम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लगना चाहिए कि आप गांव के हित में काम करने जा रहे हो और रचनात्मक तरीके से काम करने जा रहे हो, तो सबका सपोर्ट मिलता है, सबका सहयोग मिलता है, मिलेगा। इस तरह की कोशिश करके तो देखिए, और जब ऐसा करके आप करेंगे तो आप ही लोग तय कर लेंगे फला तारीख को हम अपनी बैठक करेंगे, ठीक है, सेक्रेटरी साहब को सूचना दी जाएगी आते हैं या नहीं आते हैं, आप बैठिए। आपको ग्राम पंचायत को सुझाव देना है ना, अभी कोई एक्शन, शुरू में एक्शन के विषय मोड पर मत जाइए, आप सुझाव के रूप में आइए। और एक्शन भी क्या है, जैसे आप विद्यालय समिति में हो, मान लीजिए विद्यालय में कोई कमी है तो उस कमी को आप अपनी कमेटी की बैठक में रखिए और रखकर उसको एक प्रस्ताव बनाइए, सुझाव के रूप में आप अगली ग्राम पंचायत की बैठक में रखिए। और ग्राम पंचायत तो कोई भी निर्णय लेने के लिए, मतलब इस तरह के प्रशासनिक निर्णय लेने के लिए अधिकृत है, वहां निर्णय लीजिए, ग्राम पंचायत के स्तर पर निर्णय लिए। जरूरत पड़े तो जब ग्राम सभा बैठे तो इन सारे सवालों को अगर आप लोग ग्राम सभा में रखेंगे तो वो ग्राम सभा के निर्णय का हिस्सा बनेगा, फिर तो और ज्यादा उसकी संवैधानिक मान्यता बन जाती है उस सुझाव की। तो और उस पर क्या एक्शन होना चाहिए ये भी आप करिए, लेकिन क्या एक्शन होना चाहिए इसके लिए भी उतनी समझ की आवश्यकता है, ठीक से पंचायती राज सिस्टम को कम से कम जानने की तो आवश्यकता है ना। आप अगर मान लीजिए आप शिक्षा समिति में है या आप निर्माण समिति में है, तो निर्माण से जुड़े कामों के बारे में पंचायत को क्या अधिकार है, क्या क्या चीजें कर सकती है, इसके बारे में तो जानकारी लेनी पड़ेगी। आप उसके मिनिस्टर हो ना, तो मिनिस्टर होने के नाते उसके कामकाज तो जानने पड़ेंगे, तभी तो आप सही कदम और सही चीजें उठा सकोगे। तो उसको एकदम से दूसरे, इसीलिए जितने मेरे ख्याल से कमेटियों में इस तरह से सवाल आए हैं, लगभग इसी के इर्द गिर्द सारे सवाल आए हैं। ठीक है, कहीं भी जो मैं कह रहा हूं मैं वही देख रहा हूं, नजर डाल रहा हूं, मैंने उसको उस तरह से किया था, तो मैं देखता हूं कि ज्यादातर कमेटियों से जो सदस्यों ने सवाल उठाए हैं लगभग इसी के आसपास आता है। अंचल कुमार जी हैं जो वही लखनऊ क्षेत्र से ही हैं, अंचल कुमार जी, उनको उनको ये शिकायत है कि उनको बताया ही नहीं जा रहा है कमेटियों के बारे में। आप इसमें देखे हैं कि कमेटियों के बारे में गुपचुप कमेटी का गठन नहीं होना है। कमेटी में कौन सदस्य, किसको किस कमेटी का सदस्य बनना है उसको खुद प्रस्ताव करना है। नियमावली तो यह कहती है उसको खुद प्रस्ताव करना है, वो चुनाव होगा, सदस्य आपस में चुनेंगे, सभापति को भी सदस्य लोग ही चुनेंगे। तो ये सब कुछ तो बड़े खुले में होना चाहिए। और ऐसे में अगर कोई गुपचुप कमरे में हो गई है और अब आप अपना नाम मांग रहे हैं तो ये तो बड़ी विसंगति है। लेकिन इसकी अच्छा, ये संकट अकेले एक आपके पास तो नहीं होगा चंचल जी, ये समस्या तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा है तो कई सदस्यों की होगी। तो जरा पता करिए, मेरा ये है कि अकेले आप अभी भी अलग थलग पड़े हुए हो,
आपका संपर्क अपने वार्ड के साथ नहीं हो रहा है, वार्ड के लोगों के साथ नहीं हो रहा है, जिसने आपको नेता चुना है, जिसके नाते आपको ये सारे अधिकार मिले हैं, उनके साथ संवाद का शायद कुछ अभाव है। उसी के साथ लगता है कि जो आपस में आप लोग वार्ड मेंबर हो, उनके बीच में संवाद नहीं है, वो एक दूसरे के साथ संवाद। तो अगर ये संवादहीनता गांव में बनेगी ग्राम पंचायत के अंदर, तो फिर तो कोई चीज आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप लीडर होने से किसी को तो पहल करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप सन्नाटे को तोड़ सकोगे और सही काम में आप आगे। सदस्यों को एक ने सवाल किया था कि सदस्यों को मनरेगा जॉब कार्ड के लिए वो अधिकार है क्या? निश्चित रूप से अगर आप जॉब करना, देखिए सदस्यों को नहीं, किसी भी व्यक्ति को जिसको जॉब की आवश्यकता है, वो उसका जॉब कार्ड बनाया जाना है। सदस्य आप है या सदस्य नहीं है ये मायने नहीं रखता। सदस्य आप सेकेंडरी है, जो बाद में हुए हैं। पहले तो आप उस गांव के एक नागरिक हैं, और उस नागरिक के नाते अगर आपको रोजगार की आवश्यकता है, जो एमजी नरेगा का जिस तरह से काम है, उस काम में आपकी आवश्यकता है कि उस काम के आप हिस्सेदार बने, तो निश्चित रूप से आपका जॉब कार्ड बनेगा। आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि ये जॉब कार्ड बनना उस गांव के नागरिक होने का अधिकार है। ठीक है, तो जॉब कार्ड तो आपका बनना ही है, सदस्य होने ना होने से उसका कोई उस तरह का रिश्ता नहीं है। बल्कि सदस्यों को जो जिम्मेदारी एमजी नरेगा में दी गई है, वो ये दी गई है कि जिनके जॉब कार्ड नहीं बने हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वार्ड सदस्य खुद अपने वार्ड में पहल करके जॉब कार्ड बनाने के लिए बाकायदा उनका नाम नोट कर सकता है, और उसको ये है कि वो जॉब कार्ड जहां भी बनता है ये उसके दायित्व का हिस्सा है। आप पढ़िए एमजी नरेगा के गाइडलाइन में, वहां पर सदस्यों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जहां भी जिस तरह से भी जॉब कार्ड बनता है, ग्राम पंचायत ही बनाती है जॉब कार्ड, तो आप अपने वार्ड के सबको कलेक्ट करिए और जॉब कार्ड बनवाइए उनका। और जिनको चाहिए, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनकी मुद्दे को भी ग्राम पंचायत में रखिए और उनको रोजगार दिलवाइए। ये बाकायदा उसमें है, तो इसलिए उसमें उससे नहीं है। दूसरा, मनोज शर्मा जी ने कुछ सवाल पूछा जो यहाँ से चौथे मंडल से है, अर्थात बरेली मंडल की तरफ से, ये बलिया की तरफ से है। इन्होंने एक सवाल पूछा, जो सवाल आपने पूछा था, मैं सिर्फ ये कि आप बार बार अपने को ग्राम सभा सदस्य कह रहे हैं कि ग्राम सभा सदस्य के रूप में मेरा क्या अधिकार है। आप ग्राम सभा सदस्य नहीं, ग्राम पंचायत सदस्य है। इसको थोड़ा सा संशोधित करना पड़ेगा आपको। ग्राम सभा सदस्य तो आप हैं, लेकिन आप उससे एक कदम आगे ग्राम पंचायत सदस्य है, और आपका जो वहां पर सवाल हो रहा था वो ग्राम पंचायत सदस्य की हैसियत से हो रहा था। ग्राम सभा सदस्य का मतलब हुआ गांव सभा के जो मतदाता है उनसे ग्राम सभा बनती है, और इसलिए वो ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत जो चुने हुए सदस्यों की संस्था है, वो ग्राम पंचायत है। तो आप ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जो आपका सवाल था वो ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में था। सर मैं याद दिला, जुबैर अहमद जी का सवाल था जो मेरठ क्षेत्र से है कि मैं प्राण साहब से बात करना चाहता हूं। तो निश्चित रूप से आपको, आपके बहुत जरूरत है, बिल्कुल बात करिए, और बात करने के लिए है। और अभी अगर आप यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं निवेदन करूंगा सची जी से कि जुबेर जी को जरूर मौका दें, वो अपनी बात कहें। इसके बाद एक वार्ड सदस्य ने पूछा, जैसे हर सवाल घूम फिर कर वही है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में पूछा कि ग्राम प्रधान अगर मेरे वार्ड में कोई काम नहीं कर रहा है तो मैं अपने वार्ड का काम ग्राम प्रधान से कैसे कराऊं। तो इस सवाल से लगता है कि शायद अभी भी हम वार्ड ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान इन दोनों के सही रूपों को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि ग्राम प्रधान कोई काम करने वाला कर्मचारी थोड़ो है। ग्राम प्रधान भी दो चीजों में आप ध्यान दीजिए, बार बार समझा रहे हैं कि जो अधिनियम है या जो नियम, जो कार्य शैली तय की गई है, वो ये है कि कोई भी काम जो होगा वो ग्राम पंचायत के निर्णय बैठ करके सामूहिक निर्णय के साथ होगा। और जब सामूहिक निर्णय कहते हैं तो उसमें ग्राम प्रधान भी उसी ग्राम पंचायत का एक सदस्य हो गया और आप भी सदस्य हो गए। वो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के नाते वो मीटिंग को ऑर्गेनाइज करता है। दूसरा, जो निर्णय हो जाता है उस निर्णय को अगर आपके वार्ड के पक्ष हो गया कि इस वार्ड में ये काम होना चाहिए, और ये ज्यादातर प्लान के हिसाब से होता है,
बार बार कल भी बात हुआ था कि जो काम होता है वो प्लान के हिसाब से होता है, और प्लान के हिसाब से जब होता है तो अगर उस प्लान में आपके वार्ड के लिए पहले से कोई योजना तय है और उस समय उसका होना है, पैसा आया हुआ है, तो निश्चित रूप से वो आपके वार्ड में होगा। तो इसलिए प्लान के समय में आपको ज्यादा सजग होने की जरूरत है। और है भी यही कि जब गांव का प्लान बनेगा, जिसको ग्राम पंचायत विकास योजना कहते हैं, जो पूरे गांव का एक समन्वित प्लान होता है, योजना होती है, वो जब बनने लगे तो उस समय आप उससे पहले वार्ड से आपको अपनी समस्याएं, अपने वार्ड की आवश्यकताएं चिन्हित करनी है, सूची बनानी है और उनको बाकायदा प्रोसेस में डालना है। और उस प्रोसेस में डाल करके जब उसका प्लान स्वीकृत हो ग्राम सभा से, तो स्वाभाविक है कि आपके वार्ड का, और ऐसे कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग बैठे, ग्राम पंचायत अलग से निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखती कि आप 4 लोग या प्रधान, तो कोई अलग से बिल्कुल अधिकार नहीं रखता कि वो तय कर दे किस वार्ड में क्या होगा, किस वार्ड में क्या होगा। अगर योजना आई है जो राज्य सरकार की है, उसमें तय करना है कहाँ है, तब भी बहुत सारी योजनाएं ग्राम सभा में तय होती हैं। अगर ग्राम सभा में नहीं तो कुछ योजनाएं ग्राम पंचायत में जो तय होगी, वो अकेले एक प्रधान नहीं करेगा, वो ग्राम पंचायत मिल करके करेगी, सारे सदस्य मिल करके करेंगे। तो इसलिए उस चीजों को सही ट्रैक पर लाने की हम कोशिश करें। और ऐसे जब ये मानेंगे कि प्रधान एक है जो काम करेगा, हमें अपने वार्ड में उससे काम करवाना है, तो पंचायती राज का सही ट्रैक नहीं शुरू होगा। ये ध्यान देने की बात है। इसलिए प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है उसमें सारी चीजें पूरा कोशिश की जा रही कि बहुत साफ साफ चीजें बताई जा सके। अजब सिंह जी ने जो मेरठ रीजन से है, शायद उन्होंने कहा कि समिति के बारे में कुछ करेंगे, तो डीपीआरओ का प्रधान जी ने कह दिया कि डीपीआरओ ने एक नया नियम बना दिया है। अब डीपीआरओ को कोई नियम बनाने का अधिकार नहीं है, पहले ये ध्यान दें। जो आपको यहाँ बताया गया है इस प्रशिक्षण में समितियों के बारे में, वो राज्य सरकार के या राज्यपाल के द्वारा, नियमावली राज्यपाल के द्वारा स्वीकृत की गई है। तो नियमावली में जो बताया गया है और जो अधिनियम का में आपको बताया गया है, उसका विस्तार से आपको बताया गया है, एक बार फिर देखिएगा। वो सब कानूनी वही है, कानूनी चीज वही है। डीपीआरओ को पावर नहीं है कि वो कोई नया कानून लागू कर दे, कानून बनाने का अधिकार उसके पास नहीं होता। इसलिए अगर ऐसा कुछ कहा गया है तो शायद जानकारी के अभाव में कहा गया है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अमीन साहब ने पूछा था, अमीन अहमद मेरठ क्षेत्र के हैं। उनका सवाल था, क्या समिति के सभापति को हटाया जा सकता है? वास्तव में नियमावली में ये नियम है कि किसी भी सदस्य को ग्राम पंचायत के 2/3 सदस्य किसी समय भी हटा सकते हैं, किसी समय भी उनको विड्रॉ कर सकते हैं उस समिति से। तो अगर वो तो ठीक उसी तरह चुनते हैं तो सभापति को भी वो हटा सकते हैं, क्योंकि सभापति ही जो जिसको चुनता है उसको वही हटाता है। तो सभापति को भी सदस्यों द्वारा चुना गया है, तो सदस्य ही से वापस बुला सकते हैं। तो सदस्य को भी बुला सकते हैं, सभापति को भी उस पद से हटा सकते हैं। बाकी वो अपना त्यागपत्र देकर के उस पद से हट सकता है। कुछ और सवाल जो है, जो मैं देख रहा हूं, मोटे तौर से तो ये सवाल जो पहले कुछ थे उन पर था। किसी ने, एक है राहुल पाठक जी जो बलिया से है, राहुल यादव बलिया। बहुत अच्छी बात है राहुल जी, आप कह रहे हैं कि मैं अपने वार्ड में काम कराना चाहता हूं, फिर आगे कहते हैं प्रधान और कुछ वार्ड सदस्य की इच्छा न होने के बावजूद। वास्तव में अपने वार्ड में आप जो काम कर, 2 तरह के काम है। एक तो ये है कि जो बजट आया हुआ है उस बजट के अंतर्गत आप कोई काम कराना चाहते हैं, अर्थात जो 15वें वित्त आयोग का पैसा आया या किसी एमजी, जो भी किसी तरह की स्कीम जो आई, या जो पैसा बजट आया वित्त आयोग से आया, राज्य वित्त आयोग से, या जिसको उसमें बताया गया है पहले भी भारत सरकार के वित्त आयोग से, जिसको आप 15वां वित्त आयोग अभी कहा जा रहा है, वो पैसा किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि वो निर्णय ले सकेगा। वैसे मैंने बताया उसके लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनती है, वो योजना साल भर के लिए बनती है गांव की, और जब योजना बनती है उस समय अपने वार्ड के लिए
जो समस्याएं हैं, जो आवश्यकताएं, उसके हिसाब से प्लान में डलवाना चाहिए, एक चीज। दूसरा ये है कि अपने वार्ड के लिए आप देखेंगे, जब आपसे हम बात करेंगे, विशेष करके कल परसों में चर्चा होगी कि वार्ड लेवल की कार्य योजना कैसे हो सकती है, तो वार्ड स्तरीय कार्य योजना कैसे बनाई जाएगी, इस पर आपके साथ कल या परसों, शायद परसों, इस पर चर्चा है मुख्य रूप से वार्ड लेवल पर। तो जो आपके साथ इस पर चर्चा होगी कि कैसे अपने वार्ड की कार्य योजना बनानी चाहिए और उसके लिए रिसोर्सेस कैसे आएंगे, तो उस का प्लान बनाने में, उस तरह के काम को अपने वार्ड में करने के लिए किसी प्रधान की या दूसरे वार्ड के राजी होने, नाराजी होने, सहमत होने, ना सहमत होने का कोई सवाल ही नहीं है। वो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो आपका वार्ड है, आप वहां के जनप्रतिनिधि हैं, और वहां का आप सर्वे करके जब वहां प्लान बनाएंगे तो उस प्लान में बहुत सारा आप देखेंगे जो समस्याएं हैं वो बिना किसी साधन के या बहुत थोड़े साधन के, जो आप अपने वार्ड के स्तर पर इकट्ठा कर सकते हो, आप अपने उस काम को एक अंतिम अंजाम दे सकते हो। तो ऐसे चीज को करने में आपको अपने वार्ड से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, स्कीमों के बारे में, जो स्कीमें आएंगी उनको कैसे, तो उसका अपने हर स्कीम की अपनी प्रक्रिया है, उसको समझना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको स्कीमों के बारे में ठीक से समझा सके, तो और भी इस पर भी अलग से प्रशिक्षण आपको दिया जा सके, जिससे स्कीमों को कैसे ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये आप जान सकें। और दूसरा, फिर उससे बड़ा अगर कोई काम है तो ग्राम पंचायत विकास योजना का हिस्सा है, उसके लिए निश्चित रूप से आपको उस पूरी प्रक्रिया के से गुजरना पड़ेगा। आपको अपने वार्ड के लोगों के साथ बैठ करके समस्याओं का चिन्हीकरण करना पड़ेगा और उसको वो ले जाना पड़ेगा। अजब सिंह जी हैं, अजब सिंह जी का एक सवाल है, उन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा है। अजब सिंह का कहना है कि क्या समिति में पंचायत सदस्यों के स्थान पर सामान्य वोटर सदस्य हो सकता है? सवाल थोड़ा उल्टा है। सामान्य वोटर सदस्य हो सकता है समिति का, लेकिन वो किसी ग्राम पंचायत सदस्य के स्थान पर नहीं हो सकता, क्योंकि समितियों में दो तरह के सदस्य हैं। उनका कहना है कि मेरे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं, अब पता नहीं वो किस तरह के हैं। दो तरह के सदस्य होते हैं। एक सदस्य है जो ग्राम पंचायत सदस्य है, जो बाकायदा ग्राम पंचायत के सदस्य अपने बीच से चुन करके उसको उस कमेटी का सदस्य बनाते हैं, ठीक है। दूसरे सदस्य है जो आमंत्रित सदस्य कहे जाते हैं। आमंत्रित सदस्य ग्राम सभा का सदस्य ही होगा, स्वाभाविक है कि उसी गांव का, इवन यहां तक कि अगर वो विशेषज्ञ है तो उस ग्राम सभा का नहीं भी है, लेकिन अगर जरूरत समझते हैं तो आप तभी उसको बुला सकते हैं, राय मशविरा लेने के लिए उसको बुलाया जा सकता है। अस्थाई आमंत्रित सदस्य ना हो, लेकिन अस्थाई आमंत्रित सदस्य के रूप में आप उसे बुला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ग्राम सभा सदस्य है वो आमंत्रित सदस्य के रूप में उसमें शामिल हो सकता है, और 7 की संख्या है अधिकतम एक कमेटी में। लेकिन वो, जैसे मान लीजिए कोई जल संरक्षण समिति में आमंत्रित सदस्य हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ही होना चाहिए जो जल संरक्षण के बारे में जाने, पेयजल के बारे में जिसको जानकारी हो ठीक से, तभी तो उसके होने का कोई अर्थ निकलेगा, वरना उसको सदस्य होने से कोई मतलब नहीं होगा। तो इसलिए वो हो सकता है, और लेकिन वो विशेषज्ञ होना चाहिए या उसके विषय में उसकी अभिरुचि होनी चाहिए, वो योगदान दे सकता हो कमेटी के काम में। सरवन है मुजफ्फरनगर से, सरवन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा है कि पंचायत का सदस्य किसके प्रति जवाबदेह है? बहुत स्वाभाविक है, वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। उसकी जो दो जवाबदेही है, पहली जवाबदेही है जिसने उसको चुना है, जिन लोगों ने उसको चुना है, अर्थात जिस वार्ड का वो प्रतिनिधि है, जिस वार्ड से वो ग्राम सभा सदस्य बना है, उस वार्ड के प्रति उसकी जवाबदेही है। वो बिल्कुल एकदम नैतिक जवाबदेही भी है और लोकतांत्रिक जवाबदेही भी है। और दूसरी तरफ ग्राम सभा जो है उन्हीं लोगों से मिलकर के बनती है, जो गांव के मतदाता हैं, उसमें आपका वार्ड वाला भी शामिल है, वार्ड के मतदाता भी शामिल है। तो आपकी सबसे बड़ी जो जवाबदेही है वो ग्राम सभा के प्रति है। आपकी जवाबदेही
एक व्यक्ति के प्रति नहीं है, ग्राम पंचायत के किसी सदस्य के प्रति आपकी जवाबदेही उस तरह से, एक वहां आप सबकी एक सामूहिक जवाबदेही है, वहां किसी थर्ड के प्रति जवाबदेही नहीं है, वहां आपस में ही आप सब मिल करके और आप सबकी एक सामूहिक जवाबदेही होती है। किसके प्रति? ग्राम सभा के प्रति। तो आप ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही है, ये समझने की जरूरत है। बहुत ठीक है, अभी किसी का एक सवाल है, अजय सोनभद्र का। उन्होंने कहा है कि मैं अपने प्रधान जी से विकास के बारे में इस समय बात करता हूं तो आचार संहिता का बहाना बना के कहते हैं आजकल बजट नहीं है। तो वही क्या, आचार संहिता तो लागू है। आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो आप कोई नया काम या प्रलोभन के काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई ऑनगोइंग काम है तो वो नहीं रुकता। हाँ, कहीं पर कुछ नया काम स्टार्ट करना है, कहीं किसी को, तो उसमें ये माना जाएगा कि आपके यहाँ लोगों को लालच दिया जा रहा है कि हाँ ये काम करवाएंगे, तो इसलिए वो आचार संहिता के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये स्वाभाविक है, अगर कोई नए काम की डिमांड है तो उसे अभी इंतजार कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं है, आचार संहिता तो खत्म हो जाएगी 1 महीने के अंदर। तो आचार संहिता तक तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट भी लिखे हैं। अर्जुन प्रजापति जी हैं अंबेडकर नगर से, उन्होंने तो बहुत अच्छी बातें लिखी हैं कि उनकी ग्राम पंचायत में नियमित बैठकें हो रही है। बिल्कुल लगातार बैठक हो रही है, कमेटियों की बैठक हो रही है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। ये अर्जुन प्रजापति जी जो अंबेडकर नगर से हैं, उन्होंने लिख करके भेजा है। सबकी जानकारी में ये चीज आनी चाहिए अर्जुन की बात का, कि अर्जुन ने इस तरह से एक अच्छा वो भी हमें बताया है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, जो आप लोगों ने सवाल पूछे थे वो इसके, अभी मैं देख रहा था तो चैट बॉक्स में एक सवाल आ रहा था, जब मैं इसलिए थोड़ा सा डाइवर्ट भी, मेरा ध्यान उधर चला गया था। एक किसी सम्मानित सदस्य ने ये सवाल पूछा है कि तीसरी सरकार का मतलब क्या होता है, ये भी बता दीजिए। मेरे ख्याल से कल के प्रशिक्षण में तो तीसरी सरकार पर आपको बहुत कुछ बताया गया था कि क्यों ये पंचायत तीसरी सरकार है, तीसरी सरकार का मायने क्या है। मैं फिर एक बार आपको याद दिला देता हूं कि ये जो पंचायत है इसी को तीसरी सरकार कहा जा रहा है, और ये सेल्फ गवर्नमेंट है। आज की तारीख में भारत की राज्य व्यवस्था में 3 सरकारें हैं। एक सरकार है जिसको आप केंद्र सरकार कहते हो, संविधान उसको यूनियन गवर्नमेंट कहता है अंग्रेजी में, संघ सरकार हिंदी में उसका नाम होता है। दूसरी सरकार है जिसको आप राज्य सरकार कहते हो, जो आपके लखनऊ की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी सरकार जो है वो सेल्फ गवर्नमेंट है। सेल्फ गवर्नमेंट जहां लोग खुद सरकार होते हैं, सेल्फ माने स्वयं, गवर्नमेंट माने सरकार, जहां वहां के रहने वाले लोग खुद सरकार हो जाते हैं। अर्थात ये जो गांव की पंचायत है ये लोगों की अपनी खुद की सरकार है। आप देखिए, आप ग्राम सभा के सम्मानित सदस्य हो, सारे निर्णय तो ग्राम सभा में लेने हैं इस सरकार में, तो आप खुद ही सरकार हो गए। आपके ही द्वारा और आपके बगल बिल्कुल आपसे जुड़ता हुआ जिस व्यक्ति को आपने ग्राम पंचायत सदस्य बनाया है और प्रधान चुना है वो भी है। और इतना ही नहीं है, जब चाहिए तब आप उसको वापस बुला लीजिए ग्राम पंचायत, वो जब चाहे तब वापस, हाँ वापस बुलाने के लिए नियम कानून है। ऐसे नहीं है कि आपको एक आदमी आवाज देगा वो वापस चला आएगा, उसके सारे रूल रेगुलेशन बने हैं। उस आधार से आपको ग्राम सभा को वापस बुलाने का भी अधिकार है, उसको गांव के मतदाताओं को वापस बुलाने का भी अधिकार है। तो इसीलिए वो सेल्फ गवर्नमेंट है। तो ये जब तीसरी सरकार कहते हैं तो पंचायत सरकार को कहते हैं। पंचायत सरकार ही तीसरी सरकार है, या गांव की जो अपनी सरकार है, गांव की जो सेल्फ गवर्नमेंट है, वही तीसरी सरकार है। इसी तरह ब्लॉक सरकार है, जिला सरकार है, और नगर पालिकाएं भी सरकार है, तो वो भी सेल्फ गवर्नमेंट है। तो सेल्फ गवर्न तीसरी सरकार का ये मतलब हुआ। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चर्चा रही। और कल आप फिर होंगे, कुछ प्रश्नावली भी आपको प्रश्न भी जा रहे हैं, उसको भी देखिएगा। उसमें भी आप देखिए, अपना एक तरह से खुद स्वमूल्यांकन है आपका, एक तरह से किसी और के लिए नहीं है, उसमें देखिए। और फिर मैं एक निवेदन करूंगा आपसे कि इन जो वीडियोज आपको मिल रहे हैं, जो पिछले वीडियो भी मिले हैं, कल वाले आज वाले,
समय निकाल कर इनको भी फिर से देखिए, अभी आपके पास वो सुरक्षित होंगे आपके अपने ग्रुप में। और दूसरी तरफ जब कल जो वीडियो होगा उसको भी देखिएगा, तब शायद बहुत सारे सवाल जो आप पूछते हैं उन सारे सवालों के उत्तर उन्हीं में मिल जाएंगे। मेरे बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया आप सब लोगों के पास, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।